राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज है हमारा डे 7 ऑफ टारगेट PGIMS सीरीज़। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं PGIMS रोहतक नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास कि दी क्या हमें अगर हरियाणा में किसी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना तो भी ये एग्ज़ाम देना होगा। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ पहले तो, कि अगर आपको हरियाणा में नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, किसी भी कॉलेज में हरियाणा के अंदर, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जिसे हम CET नाम से जानते हैं। अब इस टेस्ट के अंदर आपके टोटल 180 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिनमें हर एक 60 मार्क्स की फिजिक्स पूछी जाएगी, 60 की केमिस्ट्री एंड 60 की बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें हम डेली 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस है या प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है, वो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आज भी हम यही करने वाले हैं और आई होप आप जो प्रीवियस वीडियोस है वो देख चुके होंगे। और आज हम करेंगे, जैसे कि मैं बीच में 2 दिन नहीं वीडियो डाल पाई थी, तो उन 2 दिनों को कंपनसेट करने के लिए मैंने आपसे बोला भी है कि अगले जो 4 दिन है, मीन्स एक दिन वीडियो आ चुकी है प्रीवियस डे वाली, और आज और इससे नेक्स्ट 2 दिन और हम टोटल 15-15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15 और बायो के 15। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिज़िक्स में टोटल 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और वही मैं आपको एक चीज़ फिर से बोल देती हूँ, जब भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद उसका सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करनी है और फिर उसको एक्सप्लेनेशन को मैच करना है। अगर कोई चीज़ लगती है कि ये चीज़ नई है आपके लिए, ये चीज़ आपको नहीं आती थी पहले, तो उस चीज़ को साइड बाय साइड कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, और किसी भी तरह का कुछ भी डाउट आता है तो वो कमेंट्स में पूछ लेना। और आपके फॉर्म्स भी जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कमेंट्स पूछते हैं कि दी फॉर्म कब निकलेंगे। निकल जाएंगे फॉर्म, तुम अपनी प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, प्रिपरेशन में कमी मत छोड़ो। फॉर्म रिलीज़ होने के विदिन 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और एक दिन में रिजल्ट आ जाता है। जस्ट एक दिन में। हमारा 2 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 3 को छोड़ के 4 को रिजल्ट आ गया था हर बार। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड विच इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो सिंपली यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। और प्रोजेक्टाइल में आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाय जी, राइट, यही होता है। तो यहाँ पर हम 2 की जगह 2 लिख देंगे। u वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें, 10 मीटर पर सेकेंड, तो u की जगह 10, साइन थीटा हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री बाय जी की वैल्यू हमें पता ही है 10 होती है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, राइट। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 सेकेंड, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बाकी आपको तीनों फॉर्मूले, टाइम पीरियड, रेंज और हाइट, ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। मैं लिखवा देती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइम का तो हमने लिख ही लिया। अब हम किसका लिख लेते हैं, रेंज का। रेंज का क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ओके। और अगर हाइट का देखें तो हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। और अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम रेंज, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए हमें क्या चाहिए, जो साइन 2 थीटा है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, राइट। और अगर हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 चाहिए तो यहाँ पर जो 2 थीटा है वो कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 90 डिग्री होना चाहिए, है ना,
क्योंकि साइन की जो वैल्यू 1 होती है वो 90 डिग्री पे होती है, और यहाँ पे थीटा कितना है 2, मतलब कि जो एंगल है वो कितना है 2 थीटा है। तो यहाँ पर जो 2 थीटा की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री होगा तो क्या होगी, रेंज मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, आर मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, ये आर मैक्स है। और वैसे ही अगर आपको हाइट मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा वो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, एज अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, राइट। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, एच मैक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होगी, तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यू स्क्वायर बाय 2g। तो इनको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे किसी से भी रिलेटेड, रेंज से, टाइम पीरियड से या फिर हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, एक्स की इक्वेशन दे रखी है हमें ए टी स्क्वायर माइनस बी टी, है ना। और अभी हमने देखा है हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन किस टाइम पे 0 होगा हमें ये निकालना है। तो देखो x की इक्वेशन दे दी हमें ए टी स्क्वायर माइनस बी टी। तो हमें पता है अगर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स बाय डी टी, ये क्या देगा हमें वेलोसिटी, राइट। तो हम कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। लाइक मैं एक बार बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे t की 2 है बट हम t की n ले ले, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n जो पावर है वो आगे आ जाएगी n t की पावर n माइनस 1, यही होता है। तो यहाँ पे भी कर लो, जो 2 है वो आगे आ जाएगा 2a t की पावर 2 माइनस 1 1 माइनस बी टी का करेंगे तो 1 इसकी पावर 1 है 1 आगे आ जाएगा, और b t की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो कितना आ जाता है 1 आ जाती है वो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे v की इक्वेशन क्या बन गई वेलोसिटी की 2at माइनस b। बट हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देखनी है किस टाइम पे 0 होगी, तो अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। 2at का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, राइट, क्योंकि 2a तो कांस्टेंट था, और t का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे करके देखा था bt में, है ना। पावर 1 आगे आ जाएगी और t की 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा t की 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमने देख लिया जो एक्सेलरेशन है वो क्या आया 2a विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, है ना। टाइम पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, हमेशा इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 2a रहेगी। तो कुछ भी टाइम हो तो 0 तो होगी नहीं। इसने क्या पूछा है, टाइम की किस वैल्यू पर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नेवर। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप ये पूरा इसकी हेल्प से आप अच्छे से याद कर सकते हो। देखो अगर आपको इस साइड जाना है तो डिफरेंशिएशन करना है और इस साइड आना है तो इंटीग्रेशन करना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। ओके, और अगर यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है तो इस साइड जाना है तो स्लोप निकाल लो, और इस साइड आना है तो एरिया निकाल लो। और अगर आपको जैसे याद ना रहे कि कब एरिया निकालना है कब स्लोप निकालना है, तो देखो जब हम इस साइड आ रहे थे तो इंटीग्रेशन कर रहे थे, ये तो पक्का याद कर लो। और फिर इस आई है इसका स्टार्टिंग वर्ड और इसका एरिया का स्टार्टिंग वर्ड है ए, दोनों वोवल है तो वोवल वाले एक साइड आएंगे। मतलब कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना जिस साइड पे जाने के लिए, उसी साइड पे जाने के लिए हमें एरिया निकालना है। तो ऐसे याद कर लो, या फिर आपको याद हो रहा है तो याद कर लो। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल्स टू a t का स्क्वायर माइनस बी टी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t एक्सेलरेशन इज 0। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर हमें पोजीशन से वेलोसिटी निकालनी होती है, ठीक है, वेलोसिटी, तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं ना। और अगर उल्टा आना होता है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी या वेलोसिटी से पोजीशन निकालनी हो तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, और अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है किसी का भी तो आपको अगर पोजीशन से वेलोसिटी, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है लेट्स से आपको, ठीक है, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे उस ग्राफ का एरिया निकाल लोगे।
ठीक है, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। और आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो भी आप क्या करोगे, उस ग्राफ का एरिया निकाल लोगे, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व आपको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। और अगर आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है और वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है, तो आप उस ग्राफ का क्या निकाल लोगे, स्लोप निकाल लोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है और आपको पोजीशन निकालनी है, तो वहां पर भी आप क्या करोगे, स्लोप निकाल लोगे ग्राफ का, तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी पोजीशन मिल जाएगी। ओके, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आपको पोजीशन वर्सेस टाइम की इक्वेशन देंगे तभी आप डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपको वहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। अगर आपको इक्वेशन किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो डिफरेंशिएशन करने से आपको वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। इट्स मस्ट डेट वो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सम टाइम पता है क्या करते हैं, आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे देंगे एक्स की टर्म में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अगर आपको x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दे रखी है वेलोसिटी की, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, वेलोसिटी की इक्वेशन इनटू में जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एंटायर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर एंड फ्रिंज विड्थ विल। तो देखो फ्रिंज विड्थ आपको पता होना चाहिए, अगर मीडियम चेंज कर दे तो जो बीटा डैश होता है न्यू मीडियम में, जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कितनी होती है, इनिशियल बीटा का म्यू 1/μ टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा बाय म्यू। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। वैसे अगर हम देखें तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है, अगर मीडियम हम चेंज कर देंगे तो जो मीडियम चेंज करने के बाद जो वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश, वो क्या होगी, इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा बाय म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, राइट। तो अगर हम ये लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ पुट करें, क्योंकि कैपिटल डी और स्मॉल डी इन दोनों की वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, चेंज हो गई वेवलेंथ मीडियम चेंज करने पे, तो जो बीटा डैश आएगी वो कितनी आएगी, लैम्डा डैश की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय म्यू डी बाय डी, राइट। तो अगर हम इसको देखें तो बीटा डैश कितना हो गया है, लैम्डा डी बाई डी, तो बीटा की वैल्यू थी, फॉर्मूला था, सॉरी, है ना, ये लैम्डा डी बाई डी ये किसका फॉर्मूला था, बीटा का, तो बीटा बाय म्यू, यही है ना। तो यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हुई है दूसरे मीडियम में जाने के बाद, डिक्रीज, क्योंकि अगर हम किसी वैल्यू को डिवाइड करें किसी से भी तो वो वैल्यू ऑब्वियसली छोटी होगी पहले से, तो है ना। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। जो वैल्यू है फ्रिंज विड्थ की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन लेफ्ट इन यूरेनियम 92 जिसका एटॉमिक नंबर है और 238 एटॉमिक मास है, आफ्टर एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल आर। तो देखो हमारे पास क्या है, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और एटॉमिक मास है 238। इसमें से हमने क्या कर लिया, एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 और एटॉमिक मास 4, है ना। अब अगर इसमें से क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकाला है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर कोई भी एक्स एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 92 में से 2 गया, कितना बच गया 90, एटॉमिक नंबर तो 90 आ जाएगा और मास कितना हो जाएगा, 4 से डिक्रीज हो जाएगा, तो मास कितना आ गया 234। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आ गए 90। सो ऑप्शन नंबर सी या बी में से कोई आंसर होगा, राइट। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों इक्वल होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास कितना है इस एक्स का 234, राइट, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 90,
तो अगर इसको देखें तो ये कितना हो गया 144 है ना। सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीज हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। रॉन्ग। जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। ठीक है, हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये कह रहा है इंक्रीज विद इंक्रीज, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए, जो जी डैश होता है मतलब कि किसी भी हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, जी इंटू में 1 - 2h बाई आर। ठीक है, वेयर h इज वेरी वेरी मच लेस देन r। ठीक है, तब ये फॉर्मूला होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन में ये क्या कह रहा है, इंक्रीज विद इंक्रीज डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ये भी गलत है। देखो जो जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के। ठीक है, हाइट के भी और डेप्थ के भी। अगर इसका फॉर्मूला आपको देखना है तो किसी भी डेप्थ पे अर्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जी इंटू में 1 - d बाई आर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखना। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के भी, तो डेप्थ इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू तो डिक्रीज होगी, राइट। तो ये भी गलत हो जाएगा। मिनिमम एट इक्वेटर, तो देखो इक्वेटर और पोल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हमें पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी एम बाई आर का स्क्वायर। Here we can easily see G is inversely proportional to R का स्क्वायर। और हम देख सकते हैं जो अर्थ है वो इलिप्टिकल होती है, राइट। ये इक्वेटर है ना, और ये क्या है, पोल है, राइट। ये पोजीशन पोल है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोल वाली रेडियस है ये छोटी है ना, और रेडियस छोटी होगी, ये आर छोटी है, तो जी की वैल्यू तो बढ़ेगी, राइट। तो पोल्स पे तो ये मैक्सिमम होगी। और अगर हम इक्वेटर पे देखें तो जो ये आर है ये ज़्यादा है ना, तो अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स इक्वेटर पे ये क्या है, कम है। तो मिनिमम कहाँ पे है, ये इक्वेटर पे, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज +4 डायोप्टर, द फोकल लेंथ विल बी। तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर होती है वो किसकी इक्वल होती है, 1 / फोकल लेंथ, व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको क्या दी हुई है, पावर दी हुई है और आपको फोकल लेंथ निकालनी है। और अगर हम ऑप्शंस चलो पहले वैसे निकाल लेते हैं। पावर हमें दे दी 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1 / फोकल लेंथ इन मीटर। तो यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं जो फोकल लेंथ है मीटर में वो कितनी आई, 1/4 मीटर, राइट। यही आ गई। बट हमें ये किस में चाहिए, सेंटीमीटर में, क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 इंटू में 100 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 4 × 2 = 8 एंड इट इज़ 25, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। हैंस ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर आपको इसका सेंटीमीटर में भी फॉर्मूला याद रखना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हो ये कितना हो गया, 100 / फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, और पावर की यूनिट आपको पता ही होगा, डायोप्टर होते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, वेरी बेसिक। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, देखो हर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ईजी भी आते हैं और मीडियम भी आते हैं, है ना। और थोड़े बहुत आपको लग सकते हैं हार्ड लेवल के, बट इतने हार्ड नहीं आते आपके एग्जाम में। तो इजी को भी करते चलो और चैप्टर कोई भी मत छोड़ना। पता चला कि आपने कोई क्वेश्चन, कोई चैप्टर छोड़ दिया और उसका बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो चैप्टर जरूर कोई भी मत छोड़ना। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ही देख सकते हो कितना बेसिक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बेस्ट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज। तो आपको पता होना चाहिए मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, है ना, और क्रोमेटिक इज यूज्ड फॉर कलर। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जो सिंगल
इट मीन्स पॉइंट साइज्ड फोकस्ड लाइट, इनमें से उसका बेस्ट सोर्स कौन सा है? तो ऑब्वियसली अगर आप कैंडल को देखोगे तो उसकी लाइट हर जगह फैलती है, तो सिंगल तो नहीं होती है ना, पॉइंट साइज्ड फोकस्ड तो नहीं होती, तो ये तो नहीं आएगा। बल्ब की भी जो लाइट है वो हर जगह फैल जाती है, ये भी नहीं होगा। मरकरी ट्यूब की भी हर जगह फैलेगी। जो पॉइंट फोकस्ड होती है वो कौन सी होती है? लेजर, ऑब्वियसली, है ना, आपने देखी भी होगी कई बार लेजर लाइट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत बेसिक था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो देखो आपको वैसे तो इसका आंसर सीधा ही पता होना चाहिए, बट फिर भी हम देख लेते हैं। जो वेवलेंथ होती है वो किसकी इक्वल होती है? h बाय मोमेंटम, वेयर मोमेंटम इज मास इनटू में वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? चार्ज पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है। अब आपको इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा के बारे में पता होना चाहिए कि जो कोहेसिव फोर्स होता है उसमें थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होती है। वेयर इन एडहेसिव फोर्स जो थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा? एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मरकरी ग्लास। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मरकरी है वो कौन सा फोर्स, उसमें कौन सा फोर्स लगता है? कोहेसिव फोर्स, ठीक है। उसमें सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है ना। अगर आपने मरकरी देखी होगी तो जेली लाइक होती है, और उसके खुद ही के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे पर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो अगर कोहेसिव फोर्स है तो थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ 0 डिग्री है गलत, 8 डिग्री ये भी गलत, 90 डिग्री ये भी गलत, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। हैंस ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काइनेटिक मास का फॉर्मूला निकालना है। तो अगर हम देखें, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc बाई लैम्डा, राइट। और एक और एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या? mc स्क्वायर, राइट। ये mc की स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से हम सिंपली मास की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? m इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। ये सी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? h बाई सी लैम्डा, राइट। तो ये काइनेटिक मास की वैल्यू आ गई h बाई सी लैम्डा। हैंस हेयर वी कैन सी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द सोर्स ऑफ सन्स रेडिएंट एनर्जी इज। तो देखो, जब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं ना, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हाइड्रोजन के आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है। और जब ये बनता है तो इसके साथ साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली देख लो क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। सो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना, देखो ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब रिएक्शन थी, ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, है ना। और न्यूक्लियर फ्यूजन का अगर हम एग्जांपल देखें तो एटम बॉम्ब, है ना। एटम बॉम्ब में कौन सी होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू। तो देखो, सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने इम्प्योरिटीज ऐड कर रखी है, राइट। कौन से होते हैं? एक तो पी टाइप और एक एन टाइप, राइट। ये दो टाइप होते हैं। अब देखो, इनमें एलिमेंट्स होते हैं। पी टाइप में कौन से एलिमेंट होते हैं? बोरोन फैमिली वाले, है ना। ग्रुप को याद करने की ट्रिक क्या होती है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, राइट, है ना। और अगर एन टाइप में हम देखें तो कौन सा ग्रुप आता है? नाइट्रोजन वाला। ऐसे याद कर लो, एन वाले में एन आएगा, नाइट्रोजन, है ना। तो बचा हुआ पी टाइप वाले में चला जाएगा। तो इसमें कौन सा होता है? इसकी ट्रिक, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, है ना। तो ये एलिमेंट्स हैं, इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि
मे भी आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ ले, लाइक एन टाइप वाले में से पूछ ले कि कौन सा एलिमेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर में यूज़ नहीं होता है, तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना, ओके। और आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो पी टाइप में कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बोरोन वाले, और बोरोन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कंडक्शन किसकी वजह से होगी, होल की वजह से, राइट। और एन टाइप की अगर हम बात करें तो एन टाइप में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना। नाइट्रोजन में ही देख लो आप, सारे ग्रुप में सेम ही होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो कंडक्शन होगी वो किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और हमसे पूछा इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज कॉज ड्यू टू, तो यहाँ पे किसकी वजह से होगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको जितना भी मैंने बताया सारा अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ऑफ दिस द गन इज पुश्ड बैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ द गन इज। तो देखो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, है ना। जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, तो इनिशियल मोमेंटम m1v1 किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम m2v2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखें तो यहाँ पर m1v1, तो इनिशियल मास कितना है, 50 ग्राम, राइट। और हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। एज हमें देखो टाइम दे रखा है सेकंड में, और जो डिस्टेंस है या फिर लेंथ है वो किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। और जब भी यहाँ पर कौन सा सिस्टम लग जाएगा, MKS, है ना, जब डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, ठीक है। बट यहाँ पर इसने क्या पूछा है, ड्यूरिंग। तो जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा होता है उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या चेंज आता है, वो कांस्टेंट तो नहीं रहती। अब देखो चेंज क्या होता है, पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, फिर पहले डिक्रीज होती है उसके बाद इंक्रीज होती है। तो देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, पहले तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको डिफॉर्म कर देते हैं, फिर वो अपनी शेप को दोबारा से क्या करता है, रीगेन करता है ना। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक ऑब्जेक्ट ही हम उन्हें कहते हैं जो अपनी शेप है उसको दोबारा से क्या कर सके, गेन कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट की शेप डिफॉर्म होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट। और टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, टोटल एनर्जी को कंजर्व्ड रखने के लिए। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, बट उसके बाद जब ऑब्जेक्ट अपनी शेप रीगेन करने की कोशिश करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। तब क्या होने लग जाएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी टोटल एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, पहले तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, सही होगा, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है, बट जब इलास्टिक कोलिजन होने के दौरान, ड्यूरिंग पूछा हुआ इसने, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, पहले डिक्रीज होगी और बाद में क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मरकरी ग्लास सरफेस इज। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ एंगल एट विच लिक्विड मीट्स अ सॉलिड सरफेस। तो यहाँ पर मरकरी ग्लास के साथ बनाएगा ये एंगल, है ना, एज मरकरी इज लिक्विड। तो अब देखो आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक तो कोहेसिव फोर्स, एक एडहेसिव फोर्स, है ना। कोहेसिव फोर्स में क्या होता है, इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स।
और एडहेसिव फोर्स में क्या होता है, तो वेट किस में होगा, किलोग्राम में, राइट। बट यहाँ पे हमें जो मास है वो ग्राम में दे रखा है, तो इसे हम किलोग्राम में बदलेंगे। और हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, है ना। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 1/1000 किलोग्राम, राइट। तो अब 50 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, इसको हम क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। और v1 वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड, इक्वल्स टू जो m2 है वो हमें निकालना है, मास ऑफ गन, राइट। और v2 उसकी वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, 1। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया, 3/2, है ना, इसका मास आ गया। तो इट विल बी 1.5, राइट। सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1.5 किलोग्राम। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप स्क्रीन को क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कर रहे होगे वीडियो को पॉज करके, और एट द लास्ट ज़रूर अपने मार्क्स कमेंट में बता के जाना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन एंड गेट इफ वन आउटपुट इज 0 एंड अदर इज 1 देन आउटपुट विल बी। तो देखो ये एंड गेट है, एंड मतलब और, तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, जब भी आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम इसका बनाएंगे कैसा होता है, कुछ इस तरह, है ना। यहाँ पे आउटपुट होती हैं 2 और इनपुट निकलती है। तो देखो अगर हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल की बात करें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनपुट और यहाँ लिख लेते हैं आउटपुट, ठीक है। तो अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट आएगी 0, ठीक है। और अगर ये 1 है, ये 0 है, तो आउटपुट फिर से 0, क्योंकि एंड में दोनों की दोनों 1 होनी ज़रूरी है अगर आउटपुट 1 चाहिए, ठीक है। और अगर ये 0 है, ये 1 है, तो भी कितनी आएगी, 0। अगर दोनों 1 1 हैं तो क्या आ जाएगी, आउटपुट 1 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे क्या कह रखा है, एक 0 है, एक 1 है, तो आउटपुट कितनी आएगी, ऑब्वियसली 0, है ना। सो आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, जो ये एंड गेट है ना, इसमें क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन से शो किया जाता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, और गेट के बारे में। देखो अगर हम और गेट के बारे में बात करें तो और गेट कैसा होता है, कुछ इस तरह, राइट। और अगर इसकी ट्रूथ टेबल बनाए तो यहाँ इनपुट, यहाँ आउटपुट, और तो ये वाली 1 हो जाए या फिर ये वाली 1 हो जाए। एक भी अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, अगर एक इनपुट 1 है तो 1 आ जाएगा, कोई सी भी हो, ठीक है। और दोनों इनपुट 1 है तो भी 1 आ जाएगा। और हम शो किससे करते हैं, एडिशन से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना बस। तो फिजिक्स के क्वेश्चन इतने थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, C3H9N रिप्रेजेंट प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, ऑल ऑफ दिस। तो देखो अमीन्स की डिग्री हम कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच होता है उसकी डिग्री उतनी होती है। अगर नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, और 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। अब देखो C3H9 को अगर मैं यहाँ पे एक N से अटैच करूँ 3 कार्बन को, देखो एक सिंगल चेन बना दी हमने ऐसे, है ना। हाइड्रोजन आप खुद अरेंज कर सकते हो, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो हाइड्रोजन तो कर लोगे, ऐसे भी कर सकते हो। और कैसे कर सकते हैं, देखो अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन के बीच में आ जाए कुछ इस तरह, ये भी बना सकते हैं, है ना। और नाइट्रोजन से हम तीनों कार्बन्स को भी अटैच्ड कर सकते हैं, राइट, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे कार्बन की डिग्री कितनी है, यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन की कह रही हूँ, नाइट्रोजन अमीन की कितनी डिग्री है। अगर यहाँ पर हम देखें नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है तो यहाँ पे ये 1 डिग्री अमीन है, और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री अमीन हुआ, है ना। और यहाँ पर नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। तो यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये प्राइमरी अमीन होगा या सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा, तीनों हम इससे बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन 1 मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट देयर इज। तो देखो यहाँ पे मोलल दे रखा है, मोलल किसकी यूनिट होती है, मोलैलिटी की, है ना। और अगर हम मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं ना, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
राइट, बाय मास ऑफ, यू कर लेना, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में है तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 1000 के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें मोलैलिटी दे रखी है 1, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे 0.5 एंड लेट से जो मास होगा वो x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, इनटू में 1000 और कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 ग्राम, है ना। तो ये x है क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। यही हो जाएगा सही, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच अमंग द गिवन इज़ वाइडली यूज इन मेकिंग लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किसका किया जाता है, एंटीमनी का, ठीक है, SB, ये आ जाएगा। और ना एक चीज़ मैंने आपको 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बताए थे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, P टाइप और N टाइप, है ना, P टाइप और N टाइप, राइट। P टाइप के जो एलिमेंट्स की मैंने ट्रिक बताई थी वो क्या थी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यही थी। और यहाँ पर जो मैंने बताई थी N टाइप की, ये क्या थी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, यही बताई थी ना। अब मैं ये दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि आपको इनके एलिमेंट्स के नाम भी पता होने चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पर S भी बता दिया, है ना। अगर आपने इन एलिमेंट्स के नाम नहीं याद कर रखे और वहाँ पर आपको नेम से दे दिया तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार मैं बता दूँ, B से बोरोन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। और N टाइप में अगर हम देखें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ओके। आई होप, मुझे लगा था अगर आप में से किसी को भी ये डाउट हो तो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग 0.02 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100 सेकेंड, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। तो आपको पता होना चाहिए जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड T हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, A0/2K, ठीक है, वेयर A0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड K इज रेट कांस्टेंट और T हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा है 100 सेकेंड इज इक्वल्स टू A0 इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.02/2 इंटू में K रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर इससे हम इसे कैंसिल करें तो ये आ गया 0.01, यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ गई, 0.01/100 एंड इट विल बी 10⁻⁻⁴। Hence answer will be option number A, 1 into में 10⁻⁴। I hope this is clear to you। और यहाँ पर तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा गया। अगर आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए जो T हाफ होता है वो कितना होता है, 0.693/K, ठीक है, ये होता है 0.693/K। इसको और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला फॉर्मूला है T हाफ का, ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, मे बी इससे क्वेश्चन आ जाए, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मोलर कंडक्टिविटीज λ0m at infinite dilution of NaCl, HCl and CH3COONa are this and this Simon centimeter square mole inverse respectively. λ0m for CH3COOH will be। तो देखो ऐसे केसेस में आपको याद होना चाहिए कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, हम कोलार्स लॉ यूज़ करते हैं। सबसे पहले एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो NaCl है वो किस में डिसोसिएट होगा, Na+Cl- में, है ना। सिमिलरली अगर हम HCl की बात करें ये किस में डिसोसिएट होगा, H+ और Cl- में। और अगर CH3COONa की बात करें तो ये किस में डिसोसिएट होगा, CH3COO- प्लस Na+ में, है ना। और वहीं पर अगर हम बात करें CH3COOH की, है ना, तो वो किस में डिसोसिएट होगा हमारा, CH3COOH। ये किस में होगा, CH3
COO माइनस प्लस H प्लस, राइट। अब यहाँ पर देखो मुझे चाहिए एक तो CH3COO माइनस चाहिए, है ना, एक चाहिए H प्लस, बाकी कुछ नहीं चाहिए अगर मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू कोल्हार्स लॉ मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर हम क्या करें, इन दोनों की HCl और CH3COONA की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करें तो दोनों मिल जाएंगे, हमें CH3COO माइनस भी मिल जाएगा, H प्लस भी मिल जाएगा। बट इसमें फालतू दो चीज़ हो रहा है, Na प्लस और Cl माइनस, ये तो नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को तो ऐड कर देंगे, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को, CH3COONA और HCl की को, ठीक है। बट जो ये Na प्लस और Cl माइनस बच गया हमारे पास, इसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों के सम से क्या कर देंगे, NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कोल्हार्स लॉ जो मोलर कंडक्टिविटी होगी किसकी, CH3COOH की, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA जो कि हमें दे रखी है 91 प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl विच इज़ 425.9 माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl विच इज़ 126.4, राइट। और अगर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 390.5 विच विल बी आंसर, ओके। देखो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 390.5। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी। तो देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राइमरी बैटरी का एक एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिख रहा है, लैग्रेंज सेल, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। देखो जब हैलोजन से अटैच्ड कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो, ठीक है, मतलब कि जो डबल बॉन्ड कार्बन है उससे अटैच कार्बन हैलोजन से अटैच हो, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये वाला इसे हम क्या कह देते हैं, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब आपको यही देखना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट को देखें 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, तो पेंट है तो 5 कार्बन आ जाएंगे, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 4th पोजीशन पे लगाया हुआ है ब्रोमीन और 2nd पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे अटैच्ड कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, यही है ना। ये तो एलाइलिक हैलाइड है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो बी में क्या कह रहा है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, इट मीन्स इसमें कितने कार्बन है, 4, है ना, ब्यूट आ गया तो 1 2 3 4। उसके बाद 3 ब्रोमो, इट मीन्स 3rd पोजीशन पे लगाना है ब्रोमीन और 2 मिथाइल 2nd पोजीशन पे लगा दो CH3 एंड 1 इन, फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कर दो, ठीक है। अब देखो हमें ब्रोमीन हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे अटैच कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो यहाँ भी क्या है, अल्काइल हैलाइड ग्रुप है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद हम सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी में क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट है तो 4 कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो, फर्स्ट कार्बन पे हमने लगा दिया ब्रोमीन, ब्यूट 2 इन, 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, ये है। अब ब्रोमीन मतलब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे अटैच कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये भी क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं हुआ, तो आंसर तो ऑप्शन नंबर डी वैसे ही निकल गया। बट फिर भी अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो देखो क्या कह रहा है, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, तो ब्यूट है तो 4 कार्बन लगा लो, 1 2 3 4। उसके बाद 4 ब्रोमो 4th पोजीशन पे लगा लेते हैं ब्रोमीन, ठीक है। और उसके बाद ब्यूट 1 इन, फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो हैलोजन से अटैच कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एल्काइल हैलाइड ग्रुप नहीं है, ठीक है। उससे फर्दर अटैच कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोलिन इज ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड बाय। तो देखो सबसे पहले अगर हम टोलिन बनाएं तो टोलिन कैसे बनता है, बेंजीन के ऊपर
जब हम क्या लगा दें CH3 ग्रुप लगा दें तो ये क्या बन गया, टोलिन बन गया, है ना। इससे हमें ऑक्सीडाइज करके क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, बेंजीन के ऊपर हम क्या लगा देंगे, COOH ग्रुप लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। अब आपको पता होगा कि जो टोलिन है ना, इससे अगर हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, CH3 की जगह हमें क्या लगाना है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लगाना है, तो हमें स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा टोलिन को, है ना, जब भी हम क्या कर पाएंगे, बेंजोइक एसिड बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा, है ना। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं KMnO4 एंड K2Cr2O7 दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपली यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने थे, जो कि KMnO4 एंड K2Cr2O7 दोनों ही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ A एंड B। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी Z इन द गिवन रिएक्शन ROH इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड I2 फॉर्म्स Ri प्लस Z। तो यहाँ पर Z क्या हमें पता है, जब ROH को हम रेड फॉस्फोरस और I2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो एक तो Ri बनता है और क्या बनता है, H3PO3 बनता है ना। तो यहाँ पे Z यही हो जाएगा, H3PO3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट किन्हें कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को, राइट। और हमें पता है डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना। लाइक किसी का भी एग्जांपल उठा लो आप, मैग्नीज हो गया, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, सारे के सारे क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, बस कुछ एलिमेंट होते हैं लाइक स्कैंडियम जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक के आप कह सकते हो, वो सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बस कुछ हैं जो नहीं करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 1-ब्यूटेन व्हेन ट्रीटेड विद HBr गिव्स। तो सबसे पहले 1-ब्यूटेन बना लेते हैं। ब्यूट है तो कितने कार्बन आ जाएंगे, 4, है ना, और कार्बन। और फिर क्या कह रहा है, फर्स्ट पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना, बाकी सिंगल सिंगल बना दो। और अगर हाइड्रोजन लगाने हैं आपको तो यहाँ पर देखो ये कार्बन ने 2 बॉन्ड तो बना ही रखे हैं, तो बना सकता है कार्बन 4 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, है ना। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। और इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, है ना। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, HBr के साथ। तो HBr है तो यहाँ पर ऑब्वियसली कौन सी रिएक्शन होगी, मार्कोनी होगी, है ना। और मार्कोनी रिएक्शन क्या कहता है, जो नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट या फिर स्पीसी होता है वो कहाँ पर जाता है, जहाँ पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, है ना। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो तो जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, इट मीन्स इस कार्बन के पास। और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पर क्या हो, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो ये यहाँ पर जाएगा ब्रोमीन इस कार्बन के पास। तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड तो टूट गया, है ना। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन पहले थे और एक और आ गया, तो कितने हो गए, 3। और अब इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन और दूसरा क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, तो इसे ब्रोमीन लगा दो, 1 हाइड्रोजन था, बाकी कार्बन ऐसे के ऐसे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, इट मीन्स ये क्या है, सेकेंडरी है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हाँ, एक ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे मार्कोनिको है, बट अगर यहाँ पर HBr परऑक्साइड देते थे तो कौन सा लगता है, एंटी मार्कोनिको, उसमें उल्टा होता है। या मार्कोनिको में जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो जहाँ पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पर जाएगा,
ठीक है। बट ये भी देखना है डबल बॉन्ड होना चाहिए उनके बीच में, उसमें कंपैरिजन करनी है, ठीक है। बट जो एंटी मार्कोनिक है उसमें जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है वो वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, उन दोनों कार्बन में से जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन इज, तो आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, है ना। ना तो ये एंजाइम होता है, ना विटामिन होता है, ना कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, RCONH2 प्लस NaOH प्लस ब्रोमीन 2 फॉर्म्स RNH2 प्लस 2 NaBr प्लस Na2CO3। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, देखो यहाँ पर CO गायब करके यहाँ पे क्या बना दिया, RNH2। और ये कौन सी रिएक्शन में होता है, ऑब्वियसली होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसलिए इसमें ये पूछ रखा है ये रिएक्शन कौन सी है। तो देखो नेमिंग रिएक्शन सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया, रिएक्शन देखिए ये कौन सी रिएक्शन है। तो नेमिंग रिएक्शन तो छोड़ना मत, हर एक नेमिंग रिएक्शन को बहुत अच्छे से कर लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल से कर लो। मैंने भी वीडियो बना रखी है एक नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक्स के साथ, आप वो भी देख सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लो। और आपने देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नेमिंग रिएक्शन को ज़रूर अच्छे से कर लेना क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ऐसे बेसिक क्वेश्चन मत मिस करना। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25 मिनट्स, इट्स रेट कांस्टेंट इज। तो ये वही क्वेश्चन आ गया। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा था जो टी हाफ होता है वो हाफ लाइफ किसके इक्वल होता है, 0.693/k, राइट। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है रेट कांस्टेंट की। टी हाफ हमें दे रखा है 25 मिनट्स इज इक्वल्स टू 0.693/k। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 0.693/25, है ना। और यहाँ पे हमें मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट हमें मिनट इनवर्स दे रखी है, तो मिनट में ही है, ठीक है। अब देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.0028, है ना, यही होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू में 10⁻⁻², राइट, मिनट इनवर्स। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय, टेम्परेचर नहीं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एज वेल एज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ, इसके द्वारा क्या करी जाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड किया जाता है ना। हम देखते हैं क्या करते हैं ऑर्डर निकालने के लिए, जो रिएक्टेंट है उनका लिखते हैं, उनकी जो पावर लिखते हैं, उसकी पावर में क्या लिखते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्शन का एग्जांपल लेके करते हैं, 2A + B फॉर्म्स C + D, है ना। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, A की पावर 2 और B की पावर 1। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 3, है ना। तो यहाँ से हम कैसे पहचान रहे हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म से, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी से नहीं, मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ। अब हम करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। सेम बायोलॉजी में भी ऐसे ही रहने वाला है, 15 क्वेश्चन हम करेंगे और लास्ट में मुझे आपसे रिस्पॉन्स भी चाहिए, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने नहीं। पूरी तरह पूरी सीरीज़ को फॉलो करना शिद्दत से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे ही पहले तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है खुद। व्हाट परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन डू प्लांट्स कैप्चर, कितनी होती है जो टोटल सनलाइट है उसका कितने परसेंट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को प्लांट्स कैप्चर करते हैं। तो उसे हम PAR नाम से भी जानते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो टोटल सनलाइट का 2 to 10% होता है, ठीक है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विच इज़ द यूनिवर्सल पिगमेंट, प्लांट्स के अंदर जो हर प्लांट में मिलना है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल A, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है यूनिवर्सल पिगमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व आएगा इधर, इन्वॉल्व इन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल वेस्ट को सॉइल में डिकेड करते हैं तो उस प्रोसेस को डीकम्पोजिशन बोलते हैं।
अब यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन है उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, जिसे मैंने याद किया था फलचम नाम से, ट्रिक से। ये आपको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए सीक्वेंस। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। FLCHM, F क्या है? फ्रेगमेंटेशन, L लीचिंग, C कैटाबॉलिज्म, H ह्यूमिफिकेशन और M स्टैंड्स फॉर मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये पांचों स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस हैं जो डीकम्पोजिशन के अंदर आएंगी। F से फ्रेगमेंटेशन, L से लीचिंग, C से कैटाबॉलिज्म, H से ह्यूमिफिकेशन और M से मिनरलाइजेशन। तो ऑप्शन में हमें क्या क्या गिवन है? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, एनाबॉलिज्म और ह्यूमिफिकेशन। तो कौन सा इनमें से जो नहीं इन्वॉल्व है? एनाबॉलिज्म। तो क्या होता है इसकी जगह? कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है, ना कि एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसके अलावा एक काम आपको जो करना है, इन सब पांचों की डेफिनेशन से याद करनी है। कई बार आपको डेफिनेशन लिख देंगे इज कॉल्ड एंड देन आपको बताना है, आपको ऑप्शन दे देंगे फिर। ठीक है, तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सारी प्रोसेस याद कर लेना, सबकी डेफिनेशन याद कर लेना, ये मैं आपको खुद याद करने के लिए दे रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन के अंदर कौन से आते हैं? 3 आते हैं। देखो कौन कौन से, बहुतों को तो सिंपल याद भी होगा ये, UAA, UGA और एक होता है UAG। ठीक है, इससे भी याद कर सकते हो, वैसे तो याद होगा आपको, बट अगर भूल जाते हो तो ऐसे याद कर सकते हो। उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया। ठीक है, इससे निमोनिक्स टाइप में ये याद हो जाता है, इससे याद रहता भी है। ये तीनों ही स्टॉप कोडोन्स है और इसने नॉट पूछा है, नॉट अ स्टॉप कोडोन। तो कौन सा करेक्ट होगा? ये UAA है, UGA भी है, UAG भी है। तो आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन डी, AUG। जो AUG है ये कौन सा होता है? ये स्टार्ट कोडोन होता है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्ट कोडोन, तो भी ऑप्शन AUG ही करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड स्ट्राइप इज अ डिजीज, ई भी आएगा इधर, डिजीज ऑफ विच क्रॉप। जो रेड स्ट्राइप है वो किसकी डिजीज है? टोबैको, टोमेटो, सिट्रस या शुगर केन। तो ये डिजीज होती है राइस से रिलेटेड होती है। ठीक है, और राइस के साथ साथ शुगर केन में भी देखने को मिलती है। तो ये जो रेड स्ट्राइप है ये किस किस में देखने को मिलती है? राइस एंड शुगर केन। अगर ऑप्शन में राइस भी होता तो वो भी करेक्ट होता। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना? डी, शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सहेली। जो सहेली होती है, जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, उसके रिगार्डिंग हमें फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है, फॉल्स चूज करनी है। तो ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में नॉट, ट्रू, फॉल्स, इनकरेक्ट, करेक्ट, ये स्टेटमेंट को हाईलाइट कर लिया करो पहले ही, ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि स्टेटमेंट में क्या चीज़ बतानी है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, ताकि तुम क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसी गलतियां ना करो जो बहुत बेसिक होती हैं। ऑप्शंस आर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल, यस ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। नॉन स्टेरॉइडल, ये भी सही है, नॉन स्टेरॉइडल होती है। वंस अ वीक पिल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है। तो सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है वो वंस अ वीक पिल होती है, मीन्स वीक में एक लेनी होती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज पिल्स टेकन कंटिन्यूस फॉर 21 टाइम्स। अब देखो इस स्टेटमेंट में तो इसने ऊपर वाली में बोला वंस अ वीक पिल, ये तो बिल्कुल सही है, ए वीक में एक बार यूज़ की जाती है। और एक ये कह रहा है पिल्स टेकन कंटिन्यूस फॉर 21 डेज। 21 डेज तक कंटिन्यूस नहीं लेनी होती है, वीक में एक बार लेनी होती है। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है इनमें से, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पहले नहीं पता था तो ये 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों अब आपको सहेली पिल के बारे में पता होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है, वंस अ वीक पिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉर्मोन्स कैन बी। हॉर्मोन्स क्या हो सकते हैं? प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स या ऑल ऑफ दिस। देखो प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूँ, हॉर्मोन्स तो इंसुलिन हार्मोन है, प्रोटीन, और स्टेरॉइड्स में लाइक इसका कुछ एग्जांपल्स होते हैं लाइक एंड्रोजन वगैरह।
और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एड्रेनलिन हो गया। तो इट मीन्स जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन भी हो सकता है, स्टेरॉइड्स भी हो सकता है और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। तो तीनों का मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सब हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इट्स 3 डायमेंशनल tRNA, जो ट्रांसफरेज आरएनए होता है, उसमें शो शेप ऑफ 3D स्ट्रक्चर में कौन सी शेप आती है tRNA की? तो देखो इसमें एक ऑप्शन हो सकता है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ। तो याद रखना जब tRNA की 2D शेप में बात की जाए, 2 डायमेंशनल शेप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कौन सी शेप होती है? क्लोवर लीफ लाइक शेप बनाती है। और ये किसने दिया था? रॉबर्ट होले ने। ठीक है, किसने दिया था? रॉबर्ट होले ने। हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है डीएनए की, आरएनए की 3D शेप में कैसी शेप बनेगी? तो 3D में बनती है इसकी एल शेप। ऑप्शन बी करेक्ट। अगर 2D में पूछ ली जाए तो क्लोवर लीफ लाइक शेप। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू मीन्स ट्रिपल यू कोड्स फॉर, किसके लिए कोड करता है? एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रायोसिन या ग्लाइसिन? तो ये किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलेनिन के लिए। ठीक है। और कुछ कोडिंग के बारे में, स्ट्रैंड्स के बारे में भी बताया था मैंने। लाइक अभी AUG है। क्या है AUG? ये स्टार्ट कोडोन होता है। और ये किसके लिए कोड करता है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन के लिए, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है। और यू किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलेनिन के लिए। इसके अलावा कोड से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? स्टॉप कोडोन से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि इनमें से स्टॉप कोडोन कौन सा है। तो अभी बताया था, आई होप आपको याद भी होगा। UAA, देन UGA और फिर UAG। ठीक है, ये 3 होते हैं स्टॉप कोडोन, एक होता है स्टार्ट कोडोन AUG, और ये याद रख लेना कौन किसके लिए कोड करता है। लाइक ट्रिपल यू कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन और AUG इज स्टार्ट कोडोन दैट कोड्स फॉर मिथ्योनिन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे विच होना चाहिए, विच पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है? ऑप्शंस आर सर्कुलर बॉडीज, ग्लाइक्सिजोम, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम। देखो फोटो रेस्पिरेशन सबसे पहले किसके अंदर होती है? फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स के अंदर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कौन कौन से इसमें ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती हैं? तो कौन कौन सी होती है? एक होती है क्लोरोप्लास्ट। ये सारे याद रख लेना नाम। ठीक है, ताकि अगर आपको अगली बार ऑप्शन चेंज करके भी दिया जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्लोरोप्लास्ट। एक होता है पेरोक्सिसोम। ठीक है, लिख लेना अगर ना ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा हो आपको डिफिकल्ट। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती हैं। तो इनमें से कौन सा है ऑप्शन में? अपने को ये देखना है पेरोक्सिसोम। ठीक है, क्योंकि इसने पूछा है जो पार्टिसिपेट करती है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन कंटेन, प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या ऑल ऑफ दिस? तो प्रोटीन के अंदर सब होता है। प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। और अमीनो एसिड्स किससे की बॉन्डिंग किससे होती है? लाइक एक अमीनो एसिड, फिर दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, तो ये इस तरह से ही जुड़े हुए होते हैं, तभी मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो अमीनो एसिड्स है, ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस बॉन्ड के थ्रू होते हैं? तो ये बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, बाकी अमीनो एसिड्स में आगे आयोनिक बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये हर तरह के बॉन्ड प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर प्रोटीन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसे ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इस तरह होती है सेल के अंदर। हर सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोई भी सेल हो। अब सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम से जानते हैं, इसके
प्रोटीन पूछा है ना इसने, प्रोटीन कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन इसके ऊपर भी होते हैं, कुछ यूं होते हैं प्रोटीन जो टनल का काम करते हैं एक्सचेंज के लिए, तो और कुछ होते हैं अंदर। तो हर तरह से प्रेजेंट होते हैं, बाहर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं और यहाँ बीच में भी होते हैं। जो बाहर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। जो अंदर होते हैं इंटीग्रल। ठीक है, तो क्या करेक्ट होगा इसमें? ये नाम भी याद रख लेना, इंटीग्रल अंदर वालों को, जो पेरिफेरी पे आउटसाइड वो पेरिफेरल। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल पीएच ऑफ पेप्सिन इज। पेप्सिन का आइडियल पीएच बताना है। देखो पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ये तो पता ही होगा सबको। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है पेप्सिन, ये कौन सिक्रीट करता है? स्टमक। और हमें पता है स्टमक का पीएच कैसा होता है? एसिडिक। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, HCl होता है। और ये जो पेप्सिन होता है, ये इसका काम क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन करवाना। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, तो अब ये स्टमक गैस्ट्रिक जूस के अंदर है और गैस्ट्रिक जूस कौन से क्रिएट कर रहा है? स्टमक। स्टमक का पीएच एसिडिक है, तो इसका ये भी एसिडिक होता है। देखो 7 तो न्यूट्रल है, 9 बेसिक है, 5 एसिडिक है बट कम, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो इसलिए इसका पीएच कितना होता है? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ देयर फंक्शन इज टू पैकेज सब्सटेंसेस। इनमें से कौन सा है ऐसी ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली, जिसका फंक्शन होता है पैकेजिंग? तो पैकेजिंग कौन करते हैं? गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट इसके अलावा लाइसोसोम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? और सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या काम होता है इसका? डाइजेशन करवाता है ये। ठीक है, और इसके अलावा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके 2 टाइप होते हैं, SER और RER। SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के भी फंक्शन आपको पता होने चाहिए। ये रफ है, रफ क्यों होता है ये? क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम का क्या काम होता है? राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री नाम से भी जानते हैं। अब ये राइबोसोम क्या करवाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब ये ER के साथ अटैच होकर ER के सरफेस पे फिर प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो RER का काम भी क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना होता है इसके राइबोसोम के साथ मिलके। ठीक है, और SER की बात करूँ तो इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस करवाना। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सी ऑर्गेनली इन्वॉल्व होती है या लिपिड सिंथेसिस में कौन सी इन्वॉल्व होती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, गोल्जी बॉडी। पैकेजिंग काम होता है जिसका सेल के अंदर। उसके अलावा सेल की जितनी भी ऑर्गेनलीज है, लाइक उनसे बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, उनसे रिलेटेड, और सेल साइकिल के जितने भी फेजेस है वो अच्छे से कर लेना, उससे भी क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। और जो सेल ऑर्गेनलीज हैं उनके फंक्शन बता दी मैंने। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थैलेमस डज नॉट प्ले रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। देखो 2 तरह के, वैसे तो 3 तरह के होते हैं, बट अभी मैं आपको 2 तरह के बताती हूँ फ्रूट। एक होते हैं जो डायरेक्ट ओवरी से डेवलप करते हैं, जिसे हम ट्रू फ्रूट्स नाम से जानते हैं। एक होता है फॉल्स फ्रूट, जो थैलेमस से या प्लांट के ओवरी को छोड़कर किसी अदर पार्ट से ग्रो करते हैं। ठीक है, डेवलप होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट्स के एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डेफिनेशन में कुछ होगी थी मिस्टेक, तो वो मैं अब क्लियर कर रही हूँ आपको। जो ओवरी से डेवलप होते हैं दैट इज़ ट्रू फ्रूट्स, और जो ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से या थैलेमस से डेवलप होते हैं उसे हम कहते हैं ये फॉल्स फ्रूट। ठीक है, और एक होता है पार्थिनोकार्पिक। वो कौन से होते हैं? जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन होती है, जैसे बनाना हो गया, तो वो पार्थिनोकार्पिक है। अब फॉल्स फ्रूट के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कौन कौन से? एप्पल, कैश्यू और स्ट्रॉबेरी। ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी बोले थे याद करने के लिए। तो हमसे पूछा है जिसमें थैलेमस नहीं रोल प्ले करता, इट मीन्स ट्रू फ्रूट जो ओवरी से डेवलप होगा। इनमें से कौन सा एग्जांपल होगा इसे? टोमेटो। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोरिन्स आर। अब पोरिन्स क्या होते हैं? देखो सेल, ये सेल है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, इनसे मिलकर बनती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इस पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जैसे अभी मैंने बताया था जो प्रोटीन होता है वो इंटीग्रल भी हो सकते हैं और बाहर की तरफ पेरिफेरल भी हो सकते हैं और इनसाइड भी यूँ। तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं यूँ इस तरह के, ये इन्हें टनल्स भी बोलते हैं, पोरिन्स। ये क्या करते हैं? मटेरियल एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्हें हम चैनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। पोरस, इसकी वजह से पोरस स्ट्रक्चर होता है इस मेम्ब्रेन का। तो ये क्या होता है? अब देखो पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, ये जो पोरिन्स होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है, नाम याद रख लेना, पी से पोरिन्स, पी से प्रोटीन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के हमारे 45 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15 एंड बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आई होप आपने हर क्वेश्चन शिद्दत से किया होगा। जो क्वेश्चंस नहीं आते थे कोई दिक्कत नहीं है, उन क्वेश्चंस को सीख लेना कि आगे दोबारा वो क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट्स हो क्वेश्चन से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड तो कमेंट्स में पूछ लेना। प्रिपरेशन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज, राधे राधे।